हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, साथ ही साथ हम इसके आंसर को भी देखते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रीडिंग पॉन्ड, कि ब्रीडिंग पॉन्ड क्या है। तो आप लोग पीसी कल्चर में ब्रीडिंग पॉन्ड के बारे में पढ़े होंगे कि ब्रीडिंग पॉन्ड में क्या होता है कि ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है जो कि बनाया जाता है, जिसमें जो मछलियाँ जैसे कि बड़ी हो चुकी हैं उनको क्या किया जाता है, इस पॉन्ड में रखा जाता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इस पॉन्ड का दिया गया रहता है, जिससे कि वो मछलियाँ आपस में अच्छे तरीके से ब्रीड कर पाएँ या फिर अच्छे तरीके से मेट कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए ब्रीडिंग पॉन्ड क्या होता है। ब्रीडिंग पॉन्ड आर स्पेशली डिजाइंड वाटर बॉडीज और आर्टिफिशियल पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड क्या होता है, ये डिजाइन किया हुआ आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है, जहाँ पर इसका यूज किस लिए होता है, तो यूज फॉर द रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिश, एम्फीबियंस एंड सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स। यानी जो भी पानी में रहने वाले जीव है, जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो गए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए और इनके ब्रीडिंग के लिए क्या होता है, ब्रीडिंग पॉन्ड का यूज किया जाता है। क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि एक इन्वायरमेंटल कंडीशन, सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इनको दिया जाता है ताकि ये अच्छे तरीके से ब्रीड कर पाएँ। ठीक है, आगे बताया गया है दीज पॉन्ड प्रोवाइड कंट्रोल और सेमी कंट्रोल इन्वायरमेंट दैट मिमिक नेचुरल कंडीशंस टू ऑप्टिमाइज रिप्रोडक्शंस एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑस्प्रिंग। यानी क्या बताया गया है कि ये जो पॉन्ड होता है ये कंट्रोल या फिर सेमी कंट्रोल इन्वायरमेंट को देता है, जिससे जो भी जीव होते हैं वो अच्छे तरीके से ब्रीड कर पाते हैं और उनका जो ऑस्प्रिंग होता है वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, और यदि आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे वीडियो का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो ब्रीडिंग पॉन्ड आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्रीडिंग पॉन्ड क्या होता है। ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है जहाँ पे जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो गए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए और इनके ब्रीडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक सूटेबल, एक अच्छा इन्वायरमेंट इनको दिया जाता है ताकि ये अच्छे तरीके से ब्रीड कर पाएँ और इनका जो ऑस्प्रिंग है वो सर्वाइव कर पाए, यानी जिंदा रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग एंड इट्स प्रोडक्ट। बी कीपिंग को एपी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन इसको हिंदी में कहते हैं। तो देखिए बी कीपिंग क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसका डिफिनेशन दिया गया है। बी कीपिंग या फिर इसको एपी कल्चर भी कहा जाता है, इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग हनी बी कॉलोनी। जो हनी बी यानी मधुमक्खियों का जो कॉलोनी होता है उसको मेंटेन करने का ये एक प्रैक्टिस होता है। फॉर इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट इट इज वाइटल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोड्यूसिंग वेरिएबल प्रोडक्ट्स। यानी क्या बताया गया है, यह कृषि उत्पादक, जैव विविधता संरक्षण और मूल्यवान उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें देख लेते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में कि बी कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यानी एपी कल्चर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका पोलिनेशन में है, क्योंकि आपको पता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर को क्या करती हैं, पोलिनेट करती हैं। ठीक है, एक फ्लावर से पोलन को लेती हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे छोड़ देती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्या करती हैं कि फूलों के जो रस होते हैं उसको लेती हैं, ठीक है, उसको चूसने का काम करती हैं। तो ये एक जगह से पोलन को लेकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के छोड़ देती हैं, जिससे कि जो फ्लावर होता है वो पोलिनेट हो जाता है। तो सबसे बड़ा हेल्प तो इसी में कर रही हैं, पोलिनेशन में। तो देखिए बताया गया है बीज आर प्राइमरी पोलिनेटर्स फॉर मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स। यानी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स और क्रॉप्स का जो हनी बी होती हैं ये क्या होती हैं, प्राइमरी पोलिनेटर्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा पोलिनेट करती हैं। ठीक है, आगे बताया गया अप्रोक्सीमेटली यदि आप देखो तो 75% ग्लोबल फूड क्रॉप्स डिपेंड ऑन पोलिनेशन। ठीक है, 75% जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, पोलिनेशन पे डिपेंड होते हैं, जिससे कि जब उनका पोलिनेशन हो जाता है तब जाकर के वो यील्डिंग देते हैं। ठीक है, तो आगे बताया गया है पोलिनेशन बाय बीज सपोर्ट इकोसिस्टम्स बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी मधुमक्खियों द्वारा परागण पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल लाइफ फूड के बारे में। सस्टेनेबल लाइफ फूड यानी यहाँ पर क्या होता है कि आप मधुमक्खियों का पालन करके क्या कर सकते हैं कि इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यानी बी कीपिंग प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम टू फार्मर एंड रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ग्रामीण लोगों। ठीक है, यानी जो किसान है और जो गांव में रहने वाले लोग हो वो क्या कर सकते हैं कि मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं, जिससे कि क्या कर सकते हैं, वो पैसे कमा सकते हैं। आगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, यानी प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इको सिस्टम
हेल्थ एंड प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटाट्स एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड बी पॉपुलेशन, यानी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है एंड प्राकृतिक आवासों की रक्षा करता है और जंगली मधुमक्खियों की आबादी के अस्तित्व को सुरक्षित करता है। ठीक है, क्योंकि यदि आप हनी बी का जो होता है बी कीपिंग करते हैं अपने आसपास, तो उससे क्या होता है कि आप हनी को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेंगे। तो जंगलों में जो हनी अपना जो भी हाइव्स लगाए यानी जो अपना छत्ता बनाए हुए हैं उनको कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च में। तो देखिए साइंटिफिक रिसर्च में किस तरीके से ये इंपॉर्टेंस होती है जो बी कीपिंग होता है। तो बीज आर इम्पोर्टेंस फॉर स्टडिंग इंसेक्ट बिहेवियर, क्योंकि जब हम बी कीपिंग करेंगे तो इससे हम इंसेक्ट के बिहेवियर का भी पता लगा सकते हैं कि वह कैसे जो इंसेक्ट होते हैं वे एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम से दिखाया गया कि बी कीपिंग कैसे किया जाता है। इस तरीके का जो होता है मधुमक्खियों का एक कह सकते हैं छत्ता का फ्रेम होता है, जिसको कि आप जहाँ पर भी बी कीपिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर इसको रख देंगे और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो आती हैं और यहाँ पर आकर के अपना जो शहद होता है हनी होता है उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम प्रोडक्ट की बात यदि हम कर ले कि बी कीपिंग या फिर एपी कल्चर से हमें क्या क्या प्रोडक्ट लास्ट में मिलेगा। तो सबसे पहला तो हनी मिलेगा। ठीक है, तो इसका हनी का यूज़ कहाँ पर होता है। तो हनी का यूज फूड में होता है, मेडिसिन में होता है, कॉस्मेटिक चीज़ों में होता है। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हनी में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो हनी में हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है, नेचुरल एनर्जी सोर्स होता है। एंड बी वैक्स भी आप लोगों को मिलता है। बी वैक्स किस में यूज होता है, तो कैंडल बनाने में इसका यूज होता है, कॉस्मेटिक चीज़ें बनाने में होता है, पॉलिसिस करने में होता है, एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी जो दवाएं होती हैं उनको बनाने में भी बी वैक्स का यूज किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये आसानी से जो होता है डिग्रेडेबल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। एंड प्रोपोलिस भी मिलता है। तो ये क्या होता है, इसका यूज होता है नेचुरल मेडिसिन में, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फिलामेंट्री बनाने के लिए। और इसका कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बूस्टर इम्यूनिटी एंड एड इन वाउंड हीलिंग, यानी ये किस में होता है कि घाव को बढ़ने में भी क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए रॉयल जेली प्राप्त होता है। तो रॉयल जेली किस में यूज होता है, हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है और स्किन केयर में यूज होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होता है, विटामिन में रिच होता है और फैटी एसिड में पाया जाता है। बी पोलिन आप लोगों को प्राप्त होता है, इसका यूज होता है डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में। इसका इंपॉर्टेंस होता है हाई इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। बी वेनम मिलता है जिसका यूज होता है मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, गठिया में। एंड अदर इन्फ्लामेटरी डिजीज में होता है, यानी सूजन संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसमें होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च शो पोटेंशियल इन मॉडर्न थेरेपीज, यानी क्या बताया गया है, शोध से आधुनिक चिकित्सा में इसकी क्षमता का पता चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि इसका आप लोग को क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, पोलिनेशन में। एंड सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सस्टेनेबल लाइवहुड में, यानी हम इससे इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में इसका इंपॉर्टेंस है। एंड साइंटिफिक रिसर्च में, यानी हम जो भी इंसेक्ट होते हैं दूसरे इंसेक्ट्स के बिहेवियर के बारे में भी इससे हम पता लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने आप लोग को बताया इससे हम क्या क्या प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो हनी प्राप्त कर सकते हैं, बी वैक्स मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, एंड रॉयल जेली मिलता है, एंड बी पोलिन मिलता है, बी वेनम प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गिव एन अकाउंट ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम, यानी टीनिया सोलियम्स के पैरासिटिक एडाप्टेशन के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो टीनिया सोलियम जिसको कि पोर्क टेपवार्म के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पैरासिटिक के रूप में रहता है, यानी किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर रहने वाला है। ठीक है, और इसके दो पैरा होस्ट होते हैं। सबसे पहला होस्ट इसका क्या होता है, ह्यूमन होता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर रहता है। उसके बाद दूसरा होस्ट इसका होता है पिग, यानी सुअर, इसके बॉडी के अंदर रहता है। तो इसमें क्या क्या एडाप्टेशन है जिसके वजह से इन दोनों के बॉडी के अंदर वो जिंदा रह ले रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में और इसके लाइफ साइकिल्स के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। टीनिया सोलियम में देखिए क्या बताया गया है, टीनिया सोलियम कॉमनली नोन एज पोर्क टेपवार्म। टीनिया सोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है, पोर्क टेपवार्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप इसको देख रहे होंगे बिल्कुल टेप की तरह दिखता है, देख रहे हैं ना, टेप की तरह दिखता है, इसलिए इसको टेपवार्म कहा जाता है। आगे बताया गया है ये जो पैरासिटिक फ्लैटवार्म, पैरासिटिक होता है क्योंकि ये इसको जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, होस्ट की आवश्यकता होती है। डेट इन्फेक्ट ह्यूमन, जो कि किसको किसको इन्फेक्ट करता है, तो सबसे पहले ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, एंड सेकेंड जो होता है वो पिग होता है, यानी सुअर होता है।
इट्स एडाप्टेशंस फॉर पैरासिटिक लाइफ स्टाइल्स आर स्पेशलाइज टू इंश्योर सर्वाइवल। इसमें एडाप्टेशन की वजह से ही क्या होता है कि ये अच्छे तरीके से दूसरे होस्ट के अंदर सर्वाइव कर पाता है, अच्छे तरीके से दूसरे होस्ट के अंदर ही रिप्रोडक्शन भी कर पाता है और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में क्या हो पाता है, ट्रांसमिशन भी इसका हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले इसका संरचना, यदि हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दें, यदि डिटेल में पढ़ना होगा तो लिंक जा करके हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। देखिए टीनिया सोलियम की यदि मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसका बॉडी 3 भाग में बटा होता है। सबसे पहले ऊपर का जो रीजन होता है इसको कहा जाता है स्कोलेक्स। स्कोलेक्स से जस्ट नीचे आप देखेंगे तो नेक वाला रीजन थोड़ा सा होता है जहाँ पे ये जो प्रोग्लोटिड होता है वो बनता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप लोगों को बड़ा सा ये सारा रीजन दिख रहा है इसको कहा जाता है स्ट्रोबिला कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बॉडी 3 रीजन में है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। एंड स्ट्रोबिला में भी आप देखेंगे ना तो स्ट्रोबिला में एक एक ये जो खंड आप लोग को देखने को मिला जा रहा है इसको प्रोग्लोटिड के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्लोटिड में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक प्रोग्लोटिड में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, यानी ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके हेड वाले रीजन या फिर स्कोलेक्स वाले रीजन की यदि हम बात करें जो कि स्टार्टिंग का इसका रीजन है, इसमें क्या क्या आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 रो में हुक्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे सकर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडाप्टेशन की। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम में सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात करते हैं। तो स्कोलेक्स में देखिए किस तरीके का एडाप्टेशन है। स्कोलेक्स में हमने आप लोग को दिखाया ना क्या क्या देखने को मिल रहा है, 2 रो में इसके हुक्स देखने को मिलेंगे, यानी इस तरीके से एक रो में एक हुक्स है और दूसरा रो में ये क्या है, ये दूसरा हुक्स है, और यहाँ पे आप लोगों को सकर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, इक्विप्ड विथ हुक्स एंड सकर फॉर अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट। यानी ये आप देखेंगे ना तो जो ह्यूमन हमने बताया कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर रहता है, तो ह्यूमन के बॉडी के पर्टिकुलर किस ऑर्गन्स में रहता है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत ह्यूमन का, वो छोटी आंत में रहता है। तो छोटी आंत में भी जो होता है, जो हुक्स इसका है, जो कि हमने दिखाया कि 2 रो में इसके हुक्स होते हैं, और ये जो सकर होता है, इस हुक्स और सकर की मदद से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, यानी इसका ये जो हुक्स वाला रीजन है और ये जो सकर वाला रीजन है, इसकी मदद से क्या होता है कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या होता है, उसकी दीवार से चिपका हुआ होता है। आगे बताया गया है प्रिवेंट डिसलोगमेंट ड्यू टू इंटेस्टाइनल पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस का मतलब समझ रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि भोजन आगे की तरफ पेरिस्टेल्सिस के द्वारा ही जाता है, यानी भोजन एक तरफ इकट्ठा होता है, उसके बाद पचकता है तो फिर नीचे की तरफ आकर के यहाँ पे फूलता है, इस तरीके से पेरिस्टेल्सिस की क्रिया होती है। तो इसके द्वारा ही भोजन क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो पेरिस्टेल्सिस होने पर भी क्या होता है, ये जो होता है टीनिया सोलियम क्या होता है, एक जगह ही रहता है, वो जो होता है भोजन के साथ आगे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हुक्स और सकर की मदद से वो इंटेस्टाइन के वाल से चिपका हुआ है, जिसकी वजह से पेरिस्टेल्सिस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो भोजन के साथ आगे नहीं जा पाता है। तो सबसे पहला इसका जो एडाप्टेशन है यही है स्कोलेक्स वाले में। नेक्स्ट है लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की अनुपस्थिति। जो टीनिया सोलियम होता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ भी खाया है, ठीक है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता रहता है। अब आप कुछ खाए हैं और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टीनिया सोलियम भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है कि जो भी आप खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन क्या करता है, ये खुद उसको ले लेता है। ठीक है, तो आपके बॉडी को तो कुछ लगेगा नहीं, बल्कि जितना भी आप खाए पिए हैं वो कौन ले ले रहा है, टीनिया सोलियम ले लेता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो एब्जॉर्ब प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट इंटेस्टाइन थ्रू इट्स टेगुमेंट। अपने टेगुमेंट की मदद से जो होस्ट जो भी खाया पिया हुआ है उसके न्यूट्रिएंट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे बताया गया है सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी इसकी संरचना को सरल बनाता है और ऊर्जा व्यय को क्या करता है, कम करता है। आगे यदि हम देखें इसके बॉडी स्ट्रक्चर में स्ट्रोबिला की यदि हम बात करें, स्ट्रोबिला हमने आप लोग को बताया ना कि इसका सबसे पहला वाला जो ये वाला रीजन है इसको स्कोलेक्स कहते हैं, उसके बाद नेक वाला रीजन आता है, उसके बाद ये सारा जो रीजन देखने को मिल रहा है इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोबिला कहा जाता है। स्ट्रोबिला में भी जो एक एक खंड ये आप लोग को देखने को मिल रहा है इसको कहा जाता है प्रोग्लोटिड। तो स्ट्रोबिला यानी इसकी बात किया गया है। ठीक है, यानी किसकी बात किया गया है, ये जो आप लोग को लंबा में देखने को मिल रहा है इसकी को स्ट्रोबिला कहते हैं। तो स्ट्रोबिला के
क्या एडाप्टेशन है इसके बारे में देख लीजिए। कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस प्रोग्लोटिड्स, इसमें बहुत सारे प्रोग्लोटिड होते हैं, क्योंकि हमने बताया एक एक खंड को प्रोग्लोटिड कह रहे हैं, तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, प्रोग्लोटिड होते हैं। ईच कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी प्रत्येक प्रोग्लोटिड में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इंश्योर हाई रिप्रोडक्टिव आउटपुट, जिसकी वजह से ज़्यादा रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो ये तीसरा इसका एडाप्टेशन हो गया। एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टेगुमेंट्स, यानी द आउटर कवरिंग इज रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी इसका जो आउटर कवरिंग होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के और इम्यून सिस्टम से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ जाता है तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा, यदि डाइजेस्टिव सिस्टम में गया है तो डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा पच जाता है। लेकिन ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रति ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम भी उसको खाने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम भी आपको जो ये टीनिया सोलियम है इसको नहीं मार पा रहा है, इसके प्रति ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये आप लोगों को कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो गया टीनिया सोलियम का। नेक्स्ट आप इसमें यदि देखें तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की यदि हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में सबसे पहला है एनारोबिक रेस्पायरेशन, यानी टीनिया सोलियम में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये अच्छी तरीके से सांस ले सकता है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, सर्वाइव इन द ऑक्सीजन पुअर इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट इंटेस्टाइन, जिसके वजह से आपको पता है ना ये आपके होस्ट के इंटेस्टाइन में रह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहा है, अच्छे तरीके से एनारोबिक रेस्पायरेशन करके जिंदा रह ले रहा है। आगे इफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यानी टेगुमेंट फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द होस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी टेगुमेंट मेजबान के पाचन तंत्र से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के अवशोषण को सुगम बनाता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। एंड नेक्स्ट यदि हम इसके रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका है हर्माफ्रोडाइट नेचर, क्योंकि हमने बताया कि इसके प्रत्येक जितना भी प्रोग्लोटिड होता है, ईच प्रोग्लोटिड कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जितना भी प्रोग्लोटिड है स्ट्रोबिला में, सब में जो होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अलोविंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसके वजह से जो होता है, मान लीजिए ये एक प्रोग्लोटिड है, इसमें क्या है, इसमें है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये आपस में भी क्या कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर दूसरे प्रोग्लोटिड के मेल और फीमेल के साथ क्या कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हाई फेकंडिटी, यानी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग इंक्रीज द चांस ऑफ ट्रांसमिशंस टू द इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, क्योंकि आपको पता है कि ये इसमें प्रत्येक प्रोग्लोटिड में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसके वजह से ज़्यादा नंबर में क्या कर पाएंगे, एग को दे पाएंगे। अब यही एग क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट में जाता है, क्योंकि ये जब एग को देते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए जब ये यहाँ पर एग को दिए, इसी जगह इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन के अंदर एग को दिए, तो ये एग क्या होता है कि ये एग चला जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से इसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है फीसेस के रूप में। ठीक है, इस तरीके से फीसेस के रूप में क्या होता है, रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जो पिग यानी जो सुअर होता है, ये क्या करता है, ह्यूमन के फीसेस को खाने का काम करता है। तो जब ये खाएगा तो ये एग कहाँ पे चला जाएगा, इस पिग यानी सुअर के बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो अब इसके आगे के जो इसका डेवलपमेंट होता है, यानी जो लार्वा बनता है, जैसे कि ओंकोस्फेयर लार्वा इसके अंदर बनेगा, एंड साथ ही साथ सिस्टिसिरस लार्वा बाद में जाकर बनता है, तो ये कहाँ पे बनेगा, इस पिग यानी सुअर के बॉडी के अंदर अब ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक यही होगा कि एग यहाँ पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि ये क्या करेगा, ज़्यादा नंबर में एग को देगा, जिससे कि ये क्या होता है कि ट्रांसमिट हो जाएगा, जितना ज़्यादा एग देगा वो एग कहाँ पे चला जाएगा, इंटरमीडिएट होस्ट जो कि पिग है उसके अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्रेविड प्रोग्लोटिड में एडाप्टेशन कैसे है, तो यहाँ पर पहले इसके डायग्राम में देख लीजिए कि ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता कहाँ है। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्ट्रोबिला ना, स्ट्रोबिला का जो एक एक ये क्या है, प्रोग्लोटिड है। ये प्रोग्लोटिड क्या होता है, टूट टूट के गिरने लगता है लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, टूट टूट के गिरने लगता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अब नाम दे दिया जाता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड नाम दे दिया जाता है, जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब इसके बारे में देखिए बताया गया है कि इसमें किस प्रकार का एडाप्टेशन होता है। तो यहाँ पर बताया गया है detach and expelled with the host feces facilitating the spread of egg into
द इन्वायरमेंट, यानी ये अंडे मेजबान के मल के साथ अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेल और फीमेल है तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक बनेगा, तो वो उसी में रहेगा ना। तो ये क्या होते हैं कि उसके साथ अलग हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिससे पर्यावरण में अंडों का प्रसार आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एडाप्टेशन देखने को मिल गया। आप देखिए, हमने आप लोग को एक बार रिवाइज करा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसा एडाप्टेशन हमने बताया है। सबसे पहले टीनिया सोलियम में मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हमने स्कोलेक्स में बताया कि स्कोलेक्स में ये हुक्स और शकर की मदद से ये क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से चिपके हुए होते हैं, जिसके वजह से पेरिस्टेल्सिस होने पर भी ये क्या होते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। एंड लेक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें लैक होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, ह्यूमंस में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, यदि बॉडी स्ट्रक्चर में स्ट्रोबिला की यदि हम बात करते हैं तो स्ट्रोबिला में प्रोग्लोटिड बहुत सारे प्रोग्लोटिड से मिलकर के बना होता है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन करके एक दे पाते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव टेगुमेंट की बात करते हैं। प्रोटेक्टिव टेगुमेंट में हमने बताया कि ये जो होता है एंजाइम्स और इम्यून सिस्टम के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसका जो आउटर सरफेस होता है वो। आगे हमने आप लोग को फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस में क्या बताया, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में हमने बताया कि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब भी ये क्या करता है, अच्छे तरीके से जिंदा रह लेता है। इफिशिएंट न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें टेगुमेंट की मदद से अच्छे तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे हमने इसमें रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन भी आप लोग को बताया कि सबसे पहला इसमें है हर्माफ्रोडाइट नेचर इसका होना, यानी इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं प्रत्येक प्रोग्लोटिड में होते हैं, जिससे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों ही कर सकते हैं ये। एंड हाई फेकंडिटी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एग बनाते हैं, जिससे कि पिग जो इनका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसके अंदर ये आसानी से चला जाता है। एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होता है वो क्या होता है कि वो बॉडी से बाहर निकलता है ह्यूमन से, जिसके वजह से पिग इसको आसानी से जो होता है खा लेता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें पूरा इसका जो एडाप्टेशन है वो समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट इसका देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, यानी एडाप्टेशन होने से क्या क्या लाभ होता है। तो दिस एडाप्टेशन इंश्योर टीनिया सोलियम सर्वाइवल विद इन द होस्ट हार्श इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी आपके बॉडी का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, बिल्कुल ही हार्श इन्वायरमेंट हो, फिर भी ये टीनिया सोलियम इस एडाप्टेशन की वजह से सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिश कल्चर। फिश कल्चर को पीसी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको मत्स्य पालन कहा जाता है। ठीक है, यानी मछलियों का पालन करना ही क्या कहलाता है, फिश कल्चर या फिर पीसी कल्चर कहलाता है। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है कि यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो उससे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि पीसी कल्चर या फिर फिश कल्चर होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। पीसी कल्चर इज द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, यानी इसमें कंट्रोल रूप से ब्रीड किया जाता है, यानी अच्छा सा इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि जो भी फिशेस हैं वो अच्छे तरीके से ब्रीड कर पाए, आपस में वो अच्छे तरीके से मीट कर पाए। उसके बाद उनका मेटिंग होने के बाद जो होता है उनका जो ऑस्प्रिंग आ रहा है उसका अच्छे तरीके से पालन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए गए रहते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले आप लोगों को ब्रीडिंग पॉन्ड के बारे में बताया, जहाँ पे जो मछलियाँ जब बड़ी हो गई रहती हैं उनको ब्रीड करवाना रहता है, तब उनको क्या किया जाता है, ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर रख दिया जाता है और अच्छा सा इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि ये दोनों आपस में क्या कर सके, ब्रीड करें। ठीक है, आगे बताया गया है किस लिए इनका ब्रीड करवाया जाता है, यानी जो फिश कल्चर होता है क्यों कराया जाता है, ताकि आप फूड को प्राप्त कर सके, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं उनके अंदर अच्छा न्यूट्रिएंट होता है जो कि एक ह्यूमन को चाहिए, तो फूड प्राप्त करने के लिए। एंड कॉमर्शियल और रिसर्च पर्पज से भी इनका जो होता है पीसी कल्चर किया जाता है। आगे आप लोग को बताया गया है इट हेल्प मीट फूड डिमांड एंड जेनरेट इनकम, आप इससे इनकम भी ले सकते हैं। एंड कंजर्व नेचुरल फिश पोल्यूशन, और क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल फिश होते हैं उनको आप कंजर्व कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप तालाब में कहीं पे गए, मान लीजिए किसी भी नदी में, वहाँ पे आप हमेशा जा कर के वहाँ पे मछलियों को पकड़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे मछलियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो यदि आप पीसी कल्चर कर रहे हैं, आप अपने गाँव में जहाँ पर भी रह रहे हैं, शहर में, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे पॉन्ड बना करके मछलियों का पालन कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो नेचुरल जगह पर रहने वाली जो फिश है ना उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, और क्या कर सकते हैं कि सस्टेनेबल रिसोर्स को आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में फिश कल्चर के। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्स ऑफ फूड के रूप में यूज करना। ठीक है, यानी मछलियों का यूज किस में होता है, फूड के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मछली खाते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, फिश इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिएंट, यानी ह्यूमन को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, तो मछली के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ओमेगा 3
फैटी एसिड हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये सारे आप लोगों को इस मछली के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फूड के रूप में। दूसरा आप देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम के रूप में, यानी आप मछली को पालन करें, जा करके आप कहीं भी मार्केट में बेचें या फिर दूसरे शहर में भी इसको बेचा जाता है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि धन को ले सकते हैं, ठीक है, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है फिश फार्मिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल, यानी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अर्बन एरियाज यानी जो शहर वाले क्षेत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, फिश फार्मिंग कर करके क्या कर सकते हैं कि अच्छी खासी वो पैसों को कमा सकते हैं। यदि दूसरे कंट्री में गए तो वहाँ से जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उनको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री जो होती है वो मछलियों को लेती है, तो उससे क्या क्या बनाती हैं, वो मछलियों को ले करके उससे फिश ऑयल यानी उनसे तेल निकाल करके फिश ऑयल बनाती है, फिश मील बनाती है, फर्टिलाइजर को बनाती है और दवाओं को, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं को बनाने का काम करती हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, यानी वाटर रिसोर्सेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फिश फार्मिंग करेंगे या फिर पीसी कल्चर आप करेंगे तो आपको पानी चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, पॉन्ड बनाने के लिए बहुत सारे देखते होंगे गांव में, बहुत सारे जो भी मछली पालन करते हैं वो क्या करते हैं, पोखरा या फिर तालाब कहते हैं ना, उसको आप खुदवाए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी बारिश होता है तो वो पानी कहाँ पे चला जाता है, इस पोखर या तालाब में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो मछलियों का पालन करते हैं। तो इस तरीके से आप वाटर को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है फिश कल्चर मेक इफिशियंट यूज ऑफ वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, रिजर्वर, कैनाल एंड मेराइन वाटर, यानी मछली पालन में तालाबों, जलाशयों और नहरों और समुद्री जल जैसे जल निकायों का प्रभावी उपयोग किया जाता है। इट ट्रांसफॉर्म अनयूज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड वाटर एंड लैंड इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी यह अप्रयुक्त या कम उपयोग किए गए जल और भूमि को उत्पादक परिसंपत्तियों में परिवर्तित करता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को ये क्या किया रहता है, मेंटेन किया रहता है। यानी साइंटिफिक फिश फार्मिंग हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। आगे बताया गया है इन इंटीग्रेशंस विथ एग्रीकल्चर, इंटीग्रेशंस यानी एग्रीकल्चर के साथ भी आप इसको पालन कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि धान की खेती कर रहे हैं तब भी आप क्या करें, यहाँ पे आप धान की खेती कर रहे हैं, ऊपर आपने धान लगा दिया इस तरीके से और नीचे जो पानी भरा हुआ है यहाँ पे आप मछलियों को छोड़ दें। अब मछलियाँ क्या करेंगे, इसमें जो भी कीटाणु होंगे, जो भी बैक्टीरिया हो गए, कुछ भी घास हो गए, उसको ये खा खा करके मछलियाँ अपना बड़ी होंगी, आपको फर्टिलाइजर भी देती रहेंगी और आपका जो यील्डिंग है वो भी बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ जिसमें बताया गया है इंटीग्रेशन विथ एग्रीकल्चर में। देखिए क्या है, फिश कल्चर कैन बी इंटीग्रेट विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, सच जैसे कि फिश फार्मिंग इन राइस फील्ड, दिस इनहेंस फॉर्म इनकम एंड इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है, कृषि आय को बढ़ाती है और मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है, सुधार करती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, मछली पालन समाज में वंचित वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। तो देखिए फिश कल्चर में हमने क्या बताया कि फिश कल्चर को पीसी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है सोर्स ऑफ फूड के रूप में, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप देखेंगे तो जितना आपको ह्यूमन को जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो आप लोगों को फिश के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम के रूप में मछली को पालन करके उसको मार्केट में बेच करके अच्छा खासा आप इनकम कमा सकते हैं। एंड इसके रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री को दे करके आप वहाँ से भी बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं और वो इंडस्ट्री क्या कर सकती है, उससे फिश का ऑयल बना सकती है, फिश मील बना सकती है, फर्टिलाइजर बना सकती है, उससे दवाइयाँ बना लेती है। उसके बाद यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज, यानी आप वाटर को यूटिलाइज करेंगे एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इसके वजह से रहता है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, पिसिकल्चर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो यील्डिंग होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी समाज में जैसे वंचित लोग जो होते हैं उनको भी आप अच्छा और सस्ता जो होते हैं पौष्टिक भोजन उनको खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।